नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चुनाव क्या है? एक समीकरण ही तो है। शहर से लेकर गांव तक समीकरण, कहीं जातीय समीकरण तो कहीं विचारधारा का समीकरण, कहीं पैसों का समीकरण तो कहीं बाहुबल का, किसी के लिए समाज सेवा का समीकरण तो किसी के लिए लाभ हानि का। और जैसा कि हमें पता है कि राजनीति में कुछ भी तय नहीं, समीकरण भी नहीं। पल पल बदलते समीकरण पर न्यूज 18 की खास नजर है। तो बदलते चुनावी चाल के बीच आज समझिए दलों से लेकर गांव तक का समीकरण। मोदी है तो ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं, डकोसला पत्र कहना चाहिए। तो मैं मानती हूं उनको कहीं ना कहीं टीस पहुंच रही होगी कि जो देशवासी इस घोषणा पत्र को पढ़ रहा होगा वो समझ रहा होगा कौन न्याय के साथी हैं और कौन अन्याय में भागीदारी हैं। पिछले बार मिली थी, इस बार 4 भी नहीं मिलनी चाहिए। इतने गिरे हुए लोग हैं। शायद मैं मानती हूँ इनकी मानसिकता और संस्कार ही ये बनकर रह गए हैं कि झूठ परोसते रहो देश की जनता को। इनडायरेक्टली अब परोक्ष टेररिस्ट को ही ये उपयोग में आएगा इस मैनिफेस्टो। आर्मी की पावर कम करो, वोट की पावर कम करो। क्यों भाई? आर्मी की पावर कम करो, आतंकी बचाना चाहते हो क्या? आतंकवादियों से कहेंगे कि वे गोली चलाएं, सेना से कहेंगे वे गोली न चलाएं, और जब निर्दोष लोग मारे जाएंगे तो कांग्रेस के नेता फिर कहेंगे कि हम देख रहे हैं और देखेंगे। बिजली सही चलता नहीं। ये हम इसी पे खाना बनाते हैं, हमें नहीं मिला गैस कनेक्शन। पहले था गैस कनेक्शन या नहीं है? नहीं। बहुत खुश है जी, हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है जी। तो एक और बयानों से समीकरण साधे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चेहरों के जरिए भी चुनावी चाल चली जा रही है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को बीजेपी ने अखिलेश यादव के सामने चुनावी चेहरा बनाया है। बीजेपी ने आजमगढ़ से निरहुआ को टिकट दिया है। आजमगढ़ को यादवगढ़ कहा जाता है और दिनेश लाल भी यादव हैं। ऐसे में इस सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यादवगढ़ में सियासी यलगार, जीतेगा टीपू या भोजपुरी सुपरस्टार। आजमगढ़ में अहम मुकाबला, साइकिल वाला वर्सेस रिक्शा वाला। सिनेमाई दुनिया से सियासी समाज में कदम रखने वाले एक और स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने निरहुआ को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से टिकट दिया है। आज आजमगढ़ की जनता जिस उपेक्षा के साथ 5 साल व्यतीत की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो हमने आजमगढ़ का विकास किया, उस विकास को देख के आजमगढ़ की जनता को लगता है कि आदरणीय मोदी जी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो आजमगढ़ का आगे भी विकास होगा। निरहुआ के आने से आजमगढ़ का मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये चुनावी जंग एक साइकिल वाला वर्सेस रिक्शा वाला की हो चली। देखिए, निरहुआ जी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोई भी नेता एक दिन में नहीं बनता। वो फिल्म स्टार हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और को। लेकिन नेता जो है वो संघर्षों से आता है। एक तरफ माननीय अखिलेश जी के संघर्ष है, उनका त्याग है, उन्होंने इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। तो जनता जो है, मैं समझता हूँ निरहुआ जी की तरफ नहीं देखेगी, बल्कि अखिलेश जी को जो है रिकॉर्ड मतों से आजमगढ़ से जिताकर भेजेगी। पूर्वांचल में निरहुआ की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस इलाके में उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन एक सच ये भी है कि घनत्व के हिसाब से आजमगढ़ यादव वोटों का सबसे मजबूत गढ़ है। अगर आजमगढ़ सीट के अतीत में झांकें तो बीते चुनाव में पूर्वी यूपी में आजमगढ़ एकमात्र सीट है जहां 2014 में भाजपा हारी थी। बीते चुनाव में रमाकांत यादव ने मुलायम सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। सिर्फ 63,000 के वोटों के फासले से हार जीत हुई थी।
भले ही मोदी लहर आजमगढ़ में बीजेपी की चुनावी कश्ती किनारे न लगा पाई हो, मगर इस बार निरहुआ को मैदान में उतारकर जीत की जुगत में है। मगर बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव की डगर आसान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का मुस्लिम यादव फैक्टर जीत के लिए अहम है। वोटर्स में मुस्लिम यादव की हिस्सेदारी करीब 45% है। वहीं 30% दलित और 25% अपर कास्ट और पिछड़े वर्ग के वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद यादव मुसलमान के अलावा दलितों का वोट भी अखिलेश यादव को मिलता माना जा रहा है। तभी तो इन दिनों आजमगढ़ की फिजाओं में नया नारा गूंज रहा है, लाठी हाथी और 786। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आजमगढ़ की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट की जंग भी अहम है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी ने संजीव बालियान को मैदान में उतारा है, तो वहीं गठबंधन ने आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह पर दांव चला है। ऐसे में दो बड़े जाट नेताओं की जंग में यहां का समीकरण क्या कहता है, ये देखिए। मुजफ्फरनगर में महामुकाबला, किसके हाथ आएगा चीनी का कटोरा। जाट लैंड की दिलचस्प जंग, अजित सिंह वर्सेस संजीव बालियान। सड़क किनारे गन्नों की लंबी कतार, घरों के आगे लगने वाली हुक्का पीते बुजुर्गों की बैठक और खाली पड़े मैदानों में कबड्डी कसरत करते युवा, यही पारंपरिक पहचान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। कहा जाता है गन्ना, हुक्का, लाठी और पगड़ी की पकड़ इस इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जो उन्होंने एक नींव डाली थी मुस्लिम और जाट भाईचारे को, अब वो नए तरीके से जिंदा होगा वो सब। राजनीति की गलियों में इस इलाके की अहमियत पारस मणि सरीखी बताई जाती है। ये इलाका जिसके साथ आ जाए उसके लिए दिल्ली जाना आसान हो जाता है। तभी तो सियासी पन्नों में इस इलाके को जाट लैंड का दर्जा दिया गया है। यहाँ जो सेकुलर वोट है वो सब एक जगह इकट्ठा हो गया है और सेकुलर लोग ज्यादा हैं, न केवल मुजफ्फरनगर, पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा हैं। अगर जहाँ जहाँ ये सेकुलर वोट इकट्ठा हो जाएगा वही ये नॉन सेकुलर लोग हार जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 6 लोकसभा सीटों पर जाट समुदाय का सिक्का चलता है। यहाँ की एक एक सीट पर सियासी दल सूझबूझ से समीकरण सेट करते हैं, लेकिन इनमें मुजफ्फरनगर के मुकाबले पर सबकी नजरें गड़ी रहती हैं। यहाँ इस बार भी रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक ओर बीजेपी के सिटिंग सांसद संजीव बालियान हैं, तो दूसरी ओर गठबंधन से आरएलडी के प्रमुख अजित सिंह ताल ठोक रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में यहाँ हुए दंगे ने सियासी दंगल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से ही इस सीट पर हर किसी की नजर रहती है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके संजीव बालियान इस सीट पर 2014 में बड़ी जीत हासिल कराए थे। साल में जो 10,000 करोड़ के विकास कार्य केंद्र सरकार द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मुजफ्फरनगर में कराए गए, उनके आधार पे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए, इसके आधार पे मैं स्थानीय हूँ, अपना हूँ, किसान का बेटा हूँ, उसके आधार पे। और एक आप कह सकते हैं कि कामदार वर्सेस नामदार, मैं कामदार हूँ, वो नामदार है। लेकिन 2019 और बड़ी चुनौती के साथ सामने खड़ा है। 2014 और 2017 में जहां विपक्ष अकेले अकेले समर में उतरे थे, तो वहीं इस बार एकजुट होकर बीजेपी के सामने खड़े हैं। हालांकि 2014 के वोटों पर नजर डालें तो बीजेपी के संजीव बालियान को कुल 6,53,391 वोट मिले थे, यानी कुल 59% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया था। वहीं बीएसपी के कादिर राणा को 2,52,241 वोट मिले। वहीं एसपी के वीरेंद्र सिंह को कुल वोट मिले 1,60,810। विपक्ष के वोट जोड़ने के बावजूद बीजेपी यहां भारी दिख रही है। हालांकि आरएलडी प्रमुख अजित सिंह भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। की जो स्थिति देश में थी कुछ साल पहले, वो जो भी कारण आप भी जानते हैं, बहुत खराब हो गई। यहाँ पर रोजगार खत्म हो गए, इंडस्ट्री खत्म हो गई, किसानों के खेती के दाम, जमीन के दाम खत्म हो चुके हैं, तो उन सबको बहाल करना है, क्योंकि खुशहाली तो उसी से आएगी। मुजफ्फरनगर में 11 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चीनी का कटोरा कहा जाने वाला मुजफ्फरनगर किसे हाथ लगेगा।
न्यूज 18 ब्यूरो। महाभारत 2019 के चुनावी समीकरण को समझने न्यूज 18 की टीम गांव की डगर से होकर सहारनपुर पहुंची। वहां लोगों ने बताया कि इस बारे में उनका क्या मिजाज है। गांव-गांव डगर-डगर हम पहुंचे हैं सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के गांव बेड़ेकी में, और मेरे साथ जानते हैं यहाँ के वोटरों का क्या विचार, गांव के लोगों के मन में क्या चल रहा है 2019 के चुनाव को लेकर। तो आइए मेरे साथ चलते हैं गांव बेड़ेकी में। सहारनपुर देहात सीट के बलियाखेड़ी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं यहाँ क्या मिजाज है गांव का। जी वोट आप जो है मतलब गांव में क्या कुछ तरक्की हुई है क्या? हाँ जी, गांव में भी तरक्की हुई है। यहाँ पे मिल भी अच्छी चल रही है, सड़कों का भी अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी ईमानदार आदमी है। ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है देश को। आज तक इन्होंने सही काम किया और गांव में भी काम हो रहे हैं। लैट्रिन वगैरह बनी है, सिलेंडर वगैरह बटे हैं, बहुत काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जो है क्या मिजाज है गांव का, मतलब गांव कस्बों का जो है इस बार जो है लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे किस कारण से देंगे? क्या तरक्की गांव में बढ़िया काम हो रहा है, सारे सड़क बढ़िया बन गई, रास्ते में आने जाने वाला कोई छेड़ता नहीं है रात को। कानून व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था बढ़िया। बस गाँव में विकास बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, पीछे भी बहुत अच्छा हुआ है। इन 5 सालों में जो विकास हुआ वो कभी पहले नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा ये विकास इतना हुआ है यहाँ से। यहाँ एक तो ये गालड़ी मिल जो है दया शुगर मिल 7 साल से बंद पड़ा था, इससे चला गांव का विकास हुआ। बस मिला जुला है वैसे तो, अपने अपने जातिवाद का ज्यादा है वैसे तो। क्या तरक्की हुई है क्या? हाँ नहीं, तरक्की तो हुई गांव में, काम तो हुआ। क्या मतलब सरकार के काम से आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं, किसके? सरकार के काम से हम संतुष्ट हैं। तो ठीक है, सड़कें भी हमारे हाईवे बनने लग रहा, सड़कों में भी गड्ढा मुक्त भी हुई सड़कें। अब ये हमारी जो मेन सड़क है सहारनपुर की, इस पर भी काम चल रहा, तो काम तो हो रहे हुई है। गाँव में या सरकार ने कुछ काम किया है? जी हाँ, किया है। शौचालय बनवाए लेकिन उनके गड्ढे पक्के नहीं कराए जी। ये बस ये बात थोड़ी सी गलत है, नहीं तो सरकार बहुत अच्छी चल रही है। सरकार से आप खुश हैं? जी हाँ। मतलब सरकार से खुश हैं? जी सर, हमारे यहाँ से ये देखो भी निर्माण हुआ है इसका, सड़क का भी। अच्छा, और भी निर्माण काफी हुए यहाँ पे। हमारे आगे से लोग बहुत खुश है, सरकार काफी अच्छी है। अब भविष्य में आनी भी चाहिए दोबारा से सरकार। तो मतलब क्या कार्य हुए हैं, हम दिखाना चाहोगे? जी, ये देखो कौन से कार्य हुए हैं? ये देखो सड़क निर्माण हुआ है यहाँ पे। उसके बाद गांव में शौचालय बने, घर घर जनगणना होती रही, हर तरह की सुविधा, जितनी भी सुविधा थी सब मिल रही है हमें। ये मतलब ये निर्माण जो है जी ये अभी हुआ है जी सर। तो गांव की सड़कें मतलब पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो गई, बहुत अच्छा। नहीं तो पहले गड्ढों से चलना पड़ता था, पत्थरों से बच्चे गिरते थे, लिखते थे। जी ये बहुत बड़े खुशी है। क्या क्या कारण है? बिजली सही टाइम पर आ रही है, बिजली से क्या लाभ हो रहा है? पानी हमें सही टाइम पर मिल रहा है, पानी सही टाइम पे मिल रहा है। और क्या क्या मतलब चीज़ें जो है सब क्या क्या हुआ है, मतलब गवर्नमेंट से मतलब किस प्रकार से आप जो है सब ठीक हो रहा है? सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। मतलब आप ये उपले इकट्ठे कर रही हो गांव में अपने घर के लिए? हाँ जी। तो क्या मतलब खाना इसी पे बन रहा है अभी? हाँ जी, हम इसी पे खाना बनाते हैं। क्यों, आपको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन नहीं मिला? नहीं, हमें नहीं मिला गैस कनेक्शन। तो पहले था गैस कनेक्शन या नहीं है? नहीं। अच्छा, नहीं है? नहीं है। तो इसी पे खाना बन रहा है? हाँ जी, इसी पे खाना बनाते हैं। ये थी रजनी, इनका कहना ये है कि हमको गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, हम ये गोसे बनाकर ही इस पर खाना बनाते हैं। बहुत खुश है जी, हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है जी। किस प्रकार का विकास, मतलब क्या क्या? हमारे यहाँ जैसे RCC हैं, सड़कें हैं, सब विधायक निधि से बनी। रामस्वरूप नीम सर हैं जो विधायक जी भाजपा के, उन्होंने बनवाई है।
और जो हमारी सहारनपुर सड़क गांव की तरफ जा रही है कैलाशपुर, वो भी बिल्कुल पक्की अभी बनवाई है उन्होंने। तो क्या आप दिखाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी सड़क बनी है? ये सामने से बड़ी है, ये बड़ी है। तो इस सड़क का निर्माण जो है ये विधायक जी ने हमारे रामस्वरूप तो पहले के मुकाबले मतलब हाँ बहुत विकास है, बहुत विकास है। तो आप जो है मतलब खुश आ रहे हैं इनका इस सरकार से हम खुश हैं बहुत। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा हमारा, उससे परेशान है। सरकार कार्य तो सही कर रही है, लेकिन जो छोटे स्तर के भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं उन पर कोई अंकुश नहीं है, जिनसे जनता ज़्यादा परेशान है। यही कहना है सबके समानता का अधिकार होना चाहिए, खड़े वोट को देख का काम करें, सबका साथ सबका विकास करे से नहीं होता, वो करे से ही तो होगा। आपका क्या कहना है? सरकार मतलब क्या काम कर रही है? जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, सरकार बहुत सही कर रही। और ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो नहीं सकता, पर ये इस पर अंकुश लगना चाहिए। पेमेंट्स के भी परेशान हो रहे, पेमेंट आ तो रहा, सरकार ध्यान बहुत दे रही है, पर पेमेंट एकदम तो कई सालों को रुका हुआ था, सब कुछ आ गया, नए साल का भी बकाया है। और मोदी बहुत अच्छा है, जो विदेशों में भी बहुत अच्छी छाप बना रखी है, अपना डंका बजा रखा, बढ़िया मोदी। ऐसे ही ना 5 साल और मिल जा, बहुत बढ़िया रहेंगे, बहुत आगे देश तरक्की करेगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या काम तो गरीब आदमी 4 गन्ना के नाम 1 रुपया दिया। अच्छा 1 रुपया नहीं दिया मुझे, हम कर्जा देकर दिखा रहा उसमें कहना अपने पे इलाज में अजय मेरे बहुत कर्जा क्यों लगता। सरकार के काम से खुश नहीं है आप? खुश तो भाई हो कहाँ जाके हो कहाँ जाओगे, फिर ज्यादा इंटरव्यू करो पाकिस्तान जाओ, फिर वहाँ भेज देगा क्यों जी। जिनका सेठ लोग फैक्ट्री चले उनके कर्जे माफ, और हम जो कर्जे में दबे पड़े हमारा कुछ पैसा माफ नहीं, कुछ भी माफ नहीं। खुश हम बिल्कुल बीजेपी था, प्रधानमंत्री से खुश और वोट देंगे प्रधानमंत्री। हाँ बोलो, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे जी, पक्के। हमारी ठीक ही है, बस जैसा भी हो रहा है और क्या, बिल्कुल ठीक है। नाम बताओ? मंजूर हसन। तो मतलब सरकार जो काम कर रही है, कार्य कर रही है, वो कैसा काम? सुनाई नहीं देता। सरकार जो कार्य कर रही, क्या कर रही? सरकार ठीक कर रही, जो कुछ कर रही। वैसे तो सरकार ठीक है जी, सब चीज़ ठीक है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो मतलब नज़रअंदाज कर रही है सरकार। जैसे अब मान लिया हमारा गन्ने का ही था, तो अब बॉन्ड भर दिए थे, लेकिन पर्ची जितनी थी वो तो हमने डाल दी, आगे गन्ना डल नहीं पा रहा, वो बॉन्ड भी बंद कर दिए। तो इस तरह कुछ है काम जो मतलब सरकार को देखने चाहिए, करने चाहिए। बीजेपी को वोट देंगे जी हम तो। बीजेपी को उम्मीदवार कोई भी हो, तो बीजेपी को वोट देंगे पक्का। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, भ्रष्टाचार भी कम हुआ पहले के मुकाबले, और जो अपराध होते थे अपराध पे भी अंकुश लगा, अब उतने क्राइम नहीं है इस सरकार में। और पशु जो हमारे गायें जो उस पर कटान पे रोक लगी, वो भी बहुत अच्छा काम है। गांव के लोगों से हमारे बातचीत में यहाँ के लोग सरकार से खुश नजर आए। जहाँ विकास कार्य के लिए वे खुश हैं, वहीं कुछ दिक्कतें भी हैं उनकी, वो सरकार से चाहते हैं कि उनका कर्जा माफ हो। सहारनपुर से देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 के लिए। और आज के समीकरण में अभी के लिए इतना ही।